अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बहुत ऐसे कम मुल्क हैं जो ईरान जितने पुराने हैं। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक ऐसी तहजीब यानी सिविलाइजेशन है जिसने 5000 साल से हर तूफान का सामना किया है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर चंगेज़ खान तक और मुस्लिम फ़ौजों से लेकर मॉडर्न सिविलाइजेशन तक ईरान पर कई बार हमले हुए, लेकिन इसकी पहचान कभी ख़त्म नहीं। आज हम सिर्फ बादशाहों की कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि ये समझेंगे कि कैसे ये सरजमीन बदली, कैसे यहाँ इस्लाम आया और कैसे ये लैंड ऑफ आर्यंस आज एक सुपर पावर से टकरा गया। आखिर ईरान यहाँ तक कैसे पहुँचा? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ईरान की तारीख का आगाज़ 30,000 साल कबल मसीह के करीब होता है, जब इलाम नाम की एक ताकतवर सिविलाइजेशन साउथ वेस्टर्न ईरान में मौजूद थी। इलामाइट्स ने अपने शहर बनाए और लिखने का निज़ाम यानी राइटिंग सिस्टम बनाया, लेकिन ईरान का सही अरूज 550 कबल मसीह में शुरू हुआ, जब एक अजीम लीडर साइरस द ग्रेट ने अकीमेनिड एम्पायर की बुनियाद रखी। साइरस कौन था? साइरस सिर्फ एक फातिह नहीं था बल्कि उन्हें पहला ह्यूमन राइट्स चैंपियन माना जाता है। उन्होंने जब बेबीलोन फतह किया तो वहाँ के मज़ाहिब और लोगों को आज़ादी दी और यहूदियों को इजाज़त दी कि वो वापस जेरूशलम जाकर अपना टेंपल बनाएं। इनकी ये पॉलिसी साइलेंस सिलेंडर पर दर्ज है, जो दुनिया का सबसे पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि बहुत से मुसलमान स्कॉलर्स का मानना है कि साइरस द ग्रेट ही जुल्करनैन है। खैर दोस्तों, इसके बाद डायरस वन ने इस एम्पायर को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बना दिया, जहाँ रोड्स और टैक्सेशन का बेहतरीन निज़ाम था। लेकिन हर एम्पायर का ज़वाल होता है। 330 कबल मसीह में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया पर हमला किया और उसका शानदार शहर परसेपोलिस को जलाकर राख कर दिया। अलेक्जेंडर ने चाहा कि वो पर्शियन आइडेंटिटी को ख़त्म कर दे, लेकिन एक दिलचस्प बात सुनिए। अलेक्जेंडर खुद पर्शियन कल्चर से इतना मुतासिर हुआ कि उसने पर्शियन लिबास पहनना शुरू कर दिए और वहाँ के एक बहुत बड़े ख़ानदान में शादी कर ली। दोस्तों, अलेक्जेंडर के बाद कुछ फॉरेन डायनेस्टीज आईं, लेकिन फिर सैसनिड एम्पायर ने दोबारा पर्शिया को यूनाइट किया। सैसनिड दौर में ज़ीरोएस्ट्रियनिज्म यानी आतिश परस्ती रियासती मजहब बन चुका था। ये वही एम्पायर था जिसका जिक्र कुरान में भी आ जाता है, जब रोमन्स और पर्शियंस आपस में लड़ रहे थे। अब सवाल ये है कि ईरान में इस्लाम कैसे आया? तो दोस्तों, 7th सेंचुरी में मक्का की सरजमीन पे जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की। इस वक्त सैसनिड और बैजेंटीन एम्पायर सदियों की जंगों की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। फिर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के दौर में इस्लामी फौजों ने पर्शिया का रुख किया। बैटल ऑफ काप्सिया और बैटल ऑफ नहावत वो अहम तरीन जंगें थीं जिनमें पर्शियंस आर्मी को शिकस्त दी। ये एक मौज़ानुमा वक़्त था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जो कभी बदर में इस्लाम की बका की जंग लड़ रहे थे, वो अब पर्शिया के आलीशान महलात में दाखिल हो रहे थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ताला अन्हु जो खुद एक पर्शियन थे, उन्हें इसी खित्ते का गवर्नर बनाया गया। एक अहम बात जो अक्सर लोग नहीं जानते वो ये है कि इस्लाम ईरान में तलवार के ज़ोर पर नहीं फैला। बनु उमैया के दौर तक सिर्फ 10% लोग मुस्लिम हुए थे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा सख्त थी। लेकिन जब बनु अब्बास का दौर आया और इन्होंने नॉन अरब्स को बराबरी का हक दिया, तो ईरानियंस ने इस्लाम की खूबसूरती और इंसाफ को देखकर इसे दिल से अपनाया। 90% आबादी बनु अब्बास के दौर के आखिर तक मुसलमान हो चुकी थी। दोस्तों, इस्लाम कबूल करने के बाद ईरानियन लोगों ने दीन इस्लाम की वो खिदमत की जिस पर आज भी हमें फ़ख्र है। अरबिक ग्रामर की पहली किताब लिखने वाले सिबवे पर्शियन थे। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि हदीस की सबसे अहम किताबें लिखने वाले अक्सर इमाम इसी मट्टी से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम इब्ने माजा। इसी तरह फ़िक़्ह के
عظیم امام ابو حنیفہ रहमतुल्लाह अलैहि भी पर्शिया से ताल्लुक़ रखते थे। इन स्कॉलर्स ने ये साबित किया कि इस्लाम सिर्फ अरबियों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दीन है। दोस्तों, सदियों तक ईरान ज्यादातर सुन्नी रहा, लेकिन 1501 में एक बड़ा मोड़ आया जहां इस्माइल फर्स्ट ने सुफ़ी सल्तनत की बुनियाद रखी और 12 इमाम शियों का कीदा जो था उसको रियासती मजहब करार दे दिया गया। इसका मकसद क्या था? शाह इस्माइल चाहते थे कि उनकी एक अलग पहचान हो ताकि वो अपने पड़ोसी सल्तनत उस्मानिया से मुख्तलिफ दिख सके। उन्होंने सख्ती से लोगों को कन्वर्ट किया और उलमा को दूसरे मुल्कों से बुलाया। इसी दौर में मॉडर्न ईरान की मजहबी शक्ल नजर आई। खैर, उसके बाद 20वीं सदी में रज़ा शाह पहलवी ने 1925 में पहलवी सल्तनत शुरू की और मुल्क को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। 1935 में उसने पर्शिया का नाम बदलकर ईरान रखा, जिसका मतलब था लैंड ऑफ आर्यंस। इसके बेटे मोहम्मद रज़ा शाह के दौर में एक अहम वाक़या हुआ। 1951 में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरान के ऑयल पर अपना हक जताया और इसे नेशनलाइज कर दिया, जो पहले ब्रिटिश कंट्रोल में था। रिजल्ट ये हुआ कि 1953 में अमेरिका ने एक साजिश की और अमेरिका की CIA ने ऑपरेशन एजैक्स के जरिए मुसद्दिक की हुकूमत गिरा दी और शाह को सारी ताकत दे दी। इस वाक़ये ने ईरानियों के दिल में अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। शाह की आमराना हुकूमत और वेस्टर्न कल्चर को ज़ोर ज़बरदस्ती नाफिज करने से अवाम तंग आ चुकी थी। इस मौके पर आयतुल्लाह खुमैनी सामने आए। आयतुल्लाह खुमैनी कौन थे? वो एक मजहबी स्कॉलर थे जिन्होंने शाह की पॉलिसीज़ और अमेरिका से उनकी दोस्ती की सख्त मुखालफत की। उन्हें जिला वतन कर दिया गया, लेकिन वहाँ से उनकी तकरीरें कैसेट्स के थ्रू ईरान वापस आती और लोगों को सुनते, जिससे उनके अंदर जज्बा पैदा हो जाता। 1979 में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा। खामनेई वापस आए और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का क़याम हुआ। 1989 में उनकी वफ़ात के बाद अली खामनेई उनके जानशीन बने और उन्होंने वही सख्त पॉलिसी जारी रखी। और अब हम आते हैं 2026 में, जहां आयतुल्लाह खामनेई की शहादत हो चुकी है और उनके बेटे मुज्तबा अली खामनेई ईरान के न्यू सुप्रीम लीडर हैं। इस वक्त ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात चल रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जंग रुकती है या नहीं। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान इस वक्त रीजनल लेवल पर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। दोस्तों, ईरान की तारीख हमें बताती है कि मुल्क कभी मिटा नहीं, बल्कि हर मुश्किल के बाद एक नए रूप में सामने आया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ईरान की मुकम्मल तारीख समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और बताएं कि अगली वीडियो किस मुल्क पर होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।